Hello everyone, welcome back to Skilled Biologist. I'm your educator Asta Gaur, and today we are going to talk about very important topic that is cell cycle. और ये आगे चल के हमारे दूसरे टॉपिक्स जो हम पढ़ने वाले हैं उनसे इंटरकनेक्टेड है। मतलब इसको समझेंगे तभी हमें वो सारी चीजें समझ में आने वाली है। जैसे कि सेल डिवीजन हो गया और हमारा एपोप्टोसिस हो गया और म्यूटेशन हो गया, उन सभी चीज़ों में हम सेल साइकिल का जिक्र करेंगे तो उस टाइम पे क्वेश्चन अराइज होगा कि अरे सेल साइकिल होता क्या है। तो आज हम अपना बेसिक क्लियर कर लेते हैं सेल साइकिल क्या होता है इन वेरी इजी वे। और बहुत मज़ा आने वाला है। जितना टफ आप लोगों को लगता है ना, आज वो सारा इजी लगने लगेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये अराइज होता है कि सेल साइकिल होता क्या है और सेल साइकिल और सेल डिवीजन में डिफरेंस क्या होता है। तो सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन से पता ही चल रहा है हमें, सेल डिवीजन है कि एक सेल जब दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है। अब इसमें क्या है कि जब सेल पूरी तरीके से मेच्योर होगी वो, तभी वो दो सेल्स में डिवाइड हो पाएगी। ठीक है। और ये सेल साइकिल क्या होती है, इसमें हम पढ़ते हैं जब एक सेल छोटी, मतलब डॉटर सेल जब वो बनी थी, डॉटर सेल बनने से लेके उसके डॉटर सेल बनाने तक जब वो खुद बनाएगी, वो पूरी जो ड्यूरेशन है उसको हम सेल साइकिल में पढ़ेंगे। मतलब एक सेल जब वो छोटी थी और जो उसकी ग्रोथ हुई और जब वो डिवाइड हुई, वो सारी चीजें, उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री है एक सेल की, वो हम सेल साइकिल में पढ़ते हैं। मतलब कि जो सेल डिवीजन है वो सेल साइकिल का एक छोटा सा पार्ट है। सेल साइकिल इज जीवनी की तरीके से हम समझ सकते हैं सेल साइकिल को, सेल की। अब सेल साइकिल में क्या क्या होता है? सेल साइकिल में दो फेजेस होते हैं, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। ये सारी चीजें बहुत ही शॉर्ट में बताई है मैंने, और आपको उतनी ही याद करनी है जितनी इसमें लिखी हुई है। अब ये सारा तो लिखा हुआ है कि जो भी सीक्वेंस है, एंड ऑफ वन न्यूक्लियर डिवीजन टू बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन, इसका मतलब क्या है कि जब एक न्यूक्लियर डिवीजन एंड होता है कब, जब दो सेल्स बन जाती हैं, तो वो दो सेल्स के बनने से लेकर जब वो नई, वो सेल जब आगे चल के दो नई सेल्स और बनाएगी, वो ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं, वो पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है उनको हम कहेंगे सेल साइकिल। अब दो फेजेस हैं, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। अब इसको समझने का एक आसान तरीका है, जब भी हम किसी की शादी होती है तो उसकी शादी की प्रिपरेशंस पे कितना टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं शादी की प्रिपरेशंस में, साल भर तो लग ही जाता है। शॉपिंग करनी है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उनकी पूरी प्लानिंग करने में साल भर लग जाता है। और शादी कितने टाइम की होती है? एक दिन की भी नहीं होती है। तो यही हमारे सेल साइकिल में समझने की चीज है। ये जो इंटरफेज है इसको हम शादी की तैयारी वाले ड्यूरेशन की तरीके से समझ सकते हैं, और जो माइटोटिक फेज है उसको हम मेन शादी। अब इंटरफेज में क्या होता है कि जितनी भी सेल को डिवाइड करने के लिए जो जो प्रिपरेशंस करनी होती हैं, सेल को डिवाइड करने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन, डीएनए डबल करना है और प्रोटीन डबल करने हैं, बहुत सारी चीज, क्योंकि अब सेल की मेम्ब्रेन भी दूसरी बनेगी तो सब कुछ डबल चाहिए उसको। डीएनए को रेप्लिकेट कराना है, न्यूट्रिएंट भी उतना ही चाहिए ताकि वो दो सेल्स को बांट पाए आगे चल के। तो वो सारी चीजों की जो तैयारियां हैं, प्रिपरेटरी फेज कह सकते हैं इसको हम, ये इंटरफेस होता है हमारा। और जो मेन है, जहां पर सारा मेन प्रोग्राम जो होता है वो है माइटोटिक फेज, हमारा सबसे छोटा यही है, और इंटरफेस बड़ा होता है। अब माइटोटिक फेज में होता है माइटोसिस, हमारा सेल का डिवाइड होना, और साइटोकाइनेसिस में जब हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। अब हम इसी को पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, मतलब एक सेल से जो दो सेल बन रही हैं, फिर जब वो सेल आगे जाके दो सेल बना रही है या जितनी भी बना रही है, तो वो सेल हमारी, वो जो प्रोसेस है पूरी, वो हमारी आ जाएगी सेल डिवीजन में। क्योंकि लाइफ कंटिन्यू कैसे होती है? जब सेल्स डिवाइड करती हैं ऑब्वियसली। और लाइफ हिस्ट्री ऑफ सेल मतलब कि सेल के जीवन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे सेल साइकिल में। अब सेल साइकिल और सेल डिवीजन का यहाँ टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम सेल साइकिल को डिटेल में, इसके जितने फेजेस हैं ये सारी चीजें पढ़ेंगे। सेल साइकिल में क्या है कि सीरीज ऑफ सेल की लाइफ में जो जो चेंजेस आ रहे हैं वो है, और इसमें है कि जो दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, वो डिवाइड हो जाती है, उसमें क्या क्या, उसमें क्या प्रोसेस है वो डिस्कस होगी। देखो, अब सेल साइकिल को ना चार फेजेस में डिवाइड किया गया है, G1S G2M, ये आपको सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है। G1S G2M बहुत आसान है, पांच छह बार बोलेंगे हमको याद हो जाएगा। अब ये G1S G2M में ये जो तीन है, ये हमने इंटरफेस जो भी पढ़ा था प्रिपरेटरी वाला जिसमें तैयारियां हो रही थी, वो है G1S G2 फेज, तीनों फेज ये, इनमें तैयारियां होंगी। और ये है हमारा मेन फेज, एम फेज। ठीक है। तो ये जो मेन फेज है एम फेज, इसमें होता है हमारा सेल डिवीजन। तो आई थिंक अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि सेल साइकिल
और सेल डिवीजन में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है। अब ये चेक पॉइंट क्या है ये हम आगे बात करेंगे। चेक पॉइंट होते हैं G1S G2M, ये चेक पॉइंट्स होते हैं। अब ये देख लो, ये हमने टैबुलर फॉर्म में बताया है, पहले G1 फेज आएगा, फिर S फेज आएगा, फिर G2 फेज आएगा, फिर M फेज आएगा। ये G1S G2 इंटरफेज है, M मतलब माइटोटिक फेज, ये डिवीजन वाला फेज है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम आते हैं, हाँ, सेल साइकिल में क्या होता है कि दो तरीके की चीजें होती हैं। एक तो क्या होता है क्रोमोसोम साइकिल, मतलब हमारा जो क्रोमोसोम है उसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम है उसमें डिवीजन होता है। न्यूक्लियस का डिवीजन इज न्यूक्लियर डिवीजन, और जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो ये जो दोनों डिवीजन है ये दोनों मस्ट होते हैं किसके लिए, सेल साइकिल के लिए। क्योंकि अब आप समझिए, जब सेल को डिवाइड करना होगा, जब सेल को डिवाइड करना होगा तो उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको पहले उसको दो दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। उसके बाद जब सारा मतलब सारा तामझाम हो जाएगा न्यूक्लियस को डिवाइड करने का, उसके बाद कहीं जाके सेल पूरी तरीके से डिवाइड करेगी। अब आप सोचो, पहले सेल डिवाइड हो सकती है क्या, जब तक न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हुआ है तब तक, तो फिर तो वो सेल किसी काम की नहीं होगी। इसीलिए पहले हमारा क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, फिर हमारा साइटोकाइनेसिस। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइटोकाइनेसिस फॉलो कैरियोकाइनेसिस। फॉलो मतलब पीछा करना, कौन किसका पीछा कर रहा है, साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस का। जो पीछे कर रहा है मतलब वो पहले होगा और जो आगे है वो बाद में होगा। ठीक है, अब हमारा आता है पहला फेज G1 फेज। अब यहाँ G से मतलब है ग्रोथ फेज का, जी का मतलब है ग्रोथ। यहाँ पे क्या है, हमारी सेल बनी, दूसरी नई बनी हुई जो सेल है हम वहां से स्टार्ट करने हैं, जो मेरी बेबी सेल है। अब वो पहले क्या करेगी, पहले तो वो ग्रो करेगी, कुछ भी करने के लिए इंसान को पहले ग्रो करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो ये क्या है, पहला ग्रोथ फेज है इसका, G1 मीन्स फर्स्ट ग्रोथ फेज। इसमें सेल डिवाइड ग्रो करेगी। अब इसमें क्या होता है, सेल जब ग्रो कर रही है तो वो सबसे पहले डीएनए को ही नहीं सिंथेसाइज करने लगती है। उसकी पहली प्रेफरेंस होती है कि जो प्रोटीन्स और दूसरी चीजें उसके लिए जो जरूरी है पहले वो उनको सिंथेसाइज करे, ना कि वो पहले डीएनए को सिंथेसाइज करने में जुट जाए। डीएनए को वो बाद में कर लेगी, वो सोचती है पहले हम ग्रो कर लेते हैं। तो वो डीएनए को तो जीवन फेज में डीएनए सिंथेसाइज नहीं करती है। ठीक है, पहले फेज में वो जीवन फेज में क्या करती है, पहले वो आरएनए प्रोटीन और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करती है। क्योंकि देखो ग्रोथ हो रही है, अब कोई सेल है वो बड़ी हो रही है, तो अब उसकी जो मेम्ब्रेन है वो भी तो बड़ी हो रही है, तो उसको बनाने के लिए भी तो प्रोटीन चाहिए, तो वो पहले उन सारी चीजों को बनाती है जो उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। डीएनए का ग्रोथ के लिए तो कोई जरूरी नहीं है ना। फिर क्या होता है, इसमें नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म उसका रीस्टोर हो जाता है, क्योंकि अब वो डिवाइड हुई थी तो उसका मेटाबॉलिज्म में जो चेंजेस आए थे अब वो फिर से एडल्ट वाले होने लगते हैं। जो एडल्ट सेल ग्रो कर रही है तो वो वाले मेटाबॉलिज्म उसके फिर से चालू हो जाते हैं। ये मोस्ट वेरिएबल फेज है। अब इसको वेरिएबल क्यों कहा गया है, क्योंकि इस टाइम पे सेल में सबसे ज्यादा चेंजेस होते हैं। अब आप इसको ऐसे समझिए, जब एक छोटा बच्चा होता है वो ग्रो करता है तो सबसे ज्यादा चेंजेस आते हैं जब छोटा बच्चा बड़ा बनता है। अब हम जब 18 के थे और हमें अभी 22 23 जो भी है, तो उस बीच में हमारे बॉडी में कम चेंजेस आए हैं, रैदर देन हम बचपन से लेके अभी तक देखें काफी इमेंस चेंजेस आए हैं। दाढ़ी मुचकाना इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ह्यूज चेंज। तो इसमें यही है कि मोस्ट वेरिएबल फेज, जब सेल छोटे से बड़ी हो रही है तो उसके उस ड्यूरेशन में उसके बीच में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। इसीलिए हम इस जीवन फेज को मोस्ट वेरिएबल फेज कहते हैं, क्योंकि इस ड्यूरेशन में सेल में काफी ज्यादा चेंजेस हुए होते हैं। तो जीवन में हमने पढ़ा कि डीएनए नहीं बनता है, आरएनए और प्रोटीन और मेम्ब्रेन प्रोटीन रिलेटेड चीजें बनती हैं जो उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी हैं, और ये सबसे ज्यादा वेरिएबल फेज होता है। अब पूरी साइकिल है हमारी, उसका 30 to 50% जो साइकिल है वो जीवन फेज मतलब कंज्यूम कर लेता है। मतलब ये हमारी पूरी साइकिल है, इसमें से आधे से थोड़ा सा कम जो पार्ट है वो जीवन फेज ही, टाइम जो है वो जीवन फेज में ही लग जाता है। अब वेरिएबल भी है, इंपॉर्टेंट भी है, तो लगेगा ही। पर अगर क्या होता है, अगर सेल बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी डिवाइड कर रही है तो ये जीवन फेज होता ही नहीं है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो डिवाइड नहीं करती हैं कभी, जैसे हमारी आरबीसी कभी डिवाइड नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। हमारे न्यूरॉन्स कभी डिवाइड नहीं करते हैं, मसल सेल्स कभी डिवाइड नहीं करती हैं। बचपन से लेके अभी तक जितने हमारे अंदर बचपन में न्यूरॉन्स थे अभी भी हमारे अंदर उतने ही न्यूरॉन्स हैं। तो अब उन सेल्स में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जो सेल्स हैं वो जीवन फेज, जो उनका ग्रोथ वाला जीवन वाला फेज था उसमें वो अरेस्ट हो चुकी हैं। अब वो उसी फेज में पड़ी हुई हैं। तो जब कोई सेल जीवन फेज में अरेस्ट हो जाती है और वो शायद उस जब वो सेल को अगर डिवाइड करना होगा, रिप्रोड्यूस करना होगा, तो सेल को
आगे वाले फेजेस में जाना पड़ेगा, डीएनए को रेप्लिकेट करो, अपने डीएनए की कॉपीज बनाओ, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, वो सारे चेंजेस उसको करने पड़ेंगे। तो वो ना करे, इसके लिए वो जीवन फेज में अरेस्ट हो जाती है। तो इस जो ये जो चीज है जिसमें जीवन फेज में अरेस्ट हो जाती है, इसको हम कह देते हैं जी नॉट फेज। मतलब कुछ सेल्स जो जीवन फेज में हमेशा के लिए अरेस्ट हो गई हैं, उन्हें जी नॉट फेज कहते हैं। कुछ कुछ ऐसी होती है जो हमेशा के लिए अरेस्ट नहीं होती हैं। इनके एग्जाम्पल्स क्या है, न्यूरॉन और स्टेटर मसल सेल्स, और आरबीसी भी आ सकता है इसमें। अब हमारा दूसरा फेज क्या आता है, एस फेज। अब हम्म दूसरा फेज है हमारा एस फेज। ये क्या है, सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक मतलब कुछ सिंथेसाइज हो रहा है। क्या सिंथेसाइज हो रहा है, जो फर्स्ट वाले में जीवन में सिंथेसाइज नहीं हुआ, वो एस फेज में सिंथेसाइज हो रहा है। क्या नहीं हुआ, डीएनए नहीं हुआ था। जीवन में हमारे डीएनए सिंथेसाइज नहीं हुआ था, तो ये एस फेज में अब ये कहेगी ग्रोथ हो गई काफी, अब ग्रोथ को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, अब करते हैं डीएनए सिंथेसाइज। ठीक है, तो ये डीएनए को सिंथेसाइज करती है एस फेज में। सिंथेटिक फेज, डीएनए सिंथेसाइज। यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन। हिस्टोन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। हिस्टोन क्या होता है, हिस्टोन एक प्रोटीन होता है जो हमारे डीएनए को क्वाइल कर, जिसके अराउंड हमारे डीएनए क्वाइल रहता है, ताकि वो कॉम्पैक्टली हमारे न्यूक्लियस में अरेंज हो पाए। ठीक है, तो अब जब डीएनए बन रहा है तो उसके लिए हिस्टोन भी तो चाहिए होगा, वरना डीएनए बनेगा और उसको हम स्टोर कैसे करेंगे, न्यूक्लियस तो हमारा उतना ही है, उसी में डीएनए की 2 कॉपीज बन रही है, तो उसके लिए हमें हिस्टोन और ज्यादा बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें डीएनए को स्टोर करना है, जितना ज्यादा डीएनए होगा उतना ही ज्यादा हमें हिस्टोन भी चाहिए होगा। तो एस फेज में डीएनए के साथ साथ क्या बनता है, हिस्टोन। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो सकता है, अगर आप इसे एग्जाम में कहीं भी लिख कर आएंगे, अगर आपका सब्जेक्टिव टाइप है, तो आपको काफी अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे उससे रिलेटेड। अब एस इसमें मेनली यही होता है कि डीएनए हमारा रेप्लिकेट होता है। अब एस फेज के एंड में क्या होता है, 2 कॉपीज बन जाती हैं डीएनए मॉलिक्यूल की। उसी सेल में जो डीएनए है हमारा, वो उसकी डबल कॉपीज हो जाती हैं। ये हमारा 35 to 45% ऑफ सेल साइकिल होता है। ये देखिए, हमने जीवन पढ़ा, यहाँ से सेल चली, देखो यहाँ पर ये एंड हो गई जब 2 सेल्स हैं, यहाँ से एक सेल चालू हुई, जीवन में आई, उसने अपनी ग्रोथ को किया, S2 में एस फेज में आई, वहां पर उसने अपना डीएनए रेप्लिकेट किया, डीएनए की कॉपीज बना ली। अब ये एस के एंड पे आ गई है, एस के एंड पे आके इसके पास क्या हो गया है, डीएनए की 2 कॉपीज हो गई हैं। अब अगर पूछा जाए कि जीवन में इसके पास इतना डीएनए था, तो एस के एंड पर कितना होगा, आप इंटू 2 कर दोगे, वो आ जाएगा हमारा एस के बाद का डीएनए। अब ये हमारी सेल साइकिल का 35 to 45% कवर करता है। लॉन्गेस्ट है, इसको हम लॉन्गेस्ट कह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि लॉन्गेस्ट हो, पर हाँ होता है कंपैरेटिवली। एस फेज बड़ा होता है क्योंकि हमारा जेनेटिक मटेरियल बनाना आसान तो है नहीं, सेल में मीन जेनेटिक मटेरियल ही तो होता है ताकि हम उसको आगे पास ऑन कर पाए, और हमारा जो भी कोडिंग है वो सब उसी में तो है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है बनाना, इसीलिए ये प्रोसेस थोड़ी लंबी होती है, एस फेज थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि डीएनए डीएनए कोई आसान चीज तो है नहीं। अब हमारा तीसरा आया G2 फेज। G2 फेज सेकेंड ग्रोथ फेज। अब जो इसने जीवन फेज में अपनी ग्रोथ को रिज्यूम करके डीएनए बनाने लगी थी ये सेल, अब ये कहेगी अब बन गया हमारा डीएनए, अब थोड़ी और ग्रोथ कर लेते हैं जो बची कुची ग्रोथ है, ताकि हम डिवीजन के लिए तैयार हो जाए। मतलब यहाँ पे फिनिशिंग अप करेंगे, कि हम पूरा टच अप कर लेते हैं कि जो जो चीजें हमारी रह गई हैं हम उनको पूरा कर लें, और ताकि अब हम डिवीजन के लिए तैयार हो जाए। तो इससे इसमें क्या करती है कि ये सारे अपने आप को प्रेप अप करती है कि हम आगे की चीजों के लिए रेडी हो जाएं। कुछ भी नहीं है इसमें, जो भी मॉलिक्यूल्स नहीं बने हैं उनको बना लेगी, जो भी प्रोटीन्स नहीं बने हैं उनको बना लेगी सेल। अब हमारा आखिरी फेज आएगा एम फेज। उसमें क्या क्या होता है, एम फेज में आते हैं हमारे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारी चीजें आती हैं जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, वो हमारा पूरा सेल डिवीजन का पार्ट आ जाता है। एम फेज में आकर सेल डिवाइड कर जाते हैं, एम फेज में सारा ये सारी चीजें चलती हैं, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन और सब कुछ। उसके बाद सेल हमारी डिवाइड कर जाती है, मतलब साइटोकाइनेसिस हो जाता है। माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों अलग अलग चीजें हैं, पहले हमारा माइटोटिक चीजें चलेंगी, माइटोटिक प्रोसेस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। अब ये आ जाता है चेक पॉइंट्स हमारी सेल साइकिल में क्या क्या होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा जीवन चेक पॉइंट, इसको हम जीवन एस चेक पॉइंट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब सेल जीवन से निकल गई, मतलब जीवन प्रोसेस खत्म होने वाला है, जीवन फेज एस में जाने वाला है, तब क्या होता है, इस चेक पॉइंट, क्या चेक पॉइंट से पता चल रहा है कि यहाँ पे चेकिंग होगी, सेल की चेकिंग करेंगे ये कि जो ये जीवन में होना था काम इसका, वो हुआ है या नहीं हुआ है। पता चले सेल में ग्रोथ ही नहीं हुई, कुछ इरेगुलरिटी आ गई और जीवन फेज पूरी तरीके से एग्जीक्यूट जिस तरीके से होना था, ग्रोथ होनी थी, आरएनए बनना था, प्रोटीन बनी थी, वो नहीं बनी,
और वो एस में चली गई तो डीएनए बन जाएगा, ग्रोथ ही नहीं हुई है तो सब एबनॉर्मेलिटी क्रिएट हो जाएगी। इसलिए जो जीवन वाला टोल नाका है, चेक पॉइंट हमारा, वो ये चेक करेगा कि भाई जो जीवन में बनना था, न्यूट्रिएंट्स, ग्रोथ फैक्टर, डीएनए डैमेज तो नहीं हुआ है, ये सारी चीजें वो चेक करेगा। अगर कुछ गड़बड़ है तो वो सेल को हटा देगा वहां से, या तो वो उसे रेस्टिंग फेज में भेज देगा या फिर वो उसे यहाँ से एलिमिनेट कर देगा और फिर आगे की प्रोसेस होगी अपॉप्टोसिस और ये सारी चीजें। तो जीवन में ये न्यूट्रिएंट्स को चेक करेगा, ग्रोथ, मेनली जीवन में ग्रोथ ही होती है तो ये ग्रोथ को चेक करेगा कि सेल में ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है। हो सकता है कोई डीएनए में डैमेज हो गया उस ड्यूरेशन के बीच में, तो भी ये सेल को रिजेक्ट कर देगा। अब चलो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमारी सेल आगे बढ़ी, एस फेज में गई, डीएनए उसने डबल किया अपना, कोई बात नहीं, फिर ये आएगा G2 चेक पॉइंट पे। अब G2 में क्या है, तब तक हमारा डीएनए रेप्लिकेट हो चुका है, तो ये क्या चेक करेगा कि हमारा जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ है वो सही से हुआ है या उसमें कुछ गड़बड़ आ गई है। ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ आ गई हो रेप्लिकेशन में तो हमारी सेल आगे चल के कुछ एबनॉर्मल बिहेव करने लगे। ये सारी चीजें चेक होंगी G2 चेक पॉइंट में, और सेल का साइज सही हुआ है या नहीं। फिर आएगा हमारा ये मेटाफेज चेक पॉइंट। इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट होता है और वो किस तरीके से मेटाफेज चेक पॉइंट वर्क करता है। तो अभी आपका बेसिक के लिए इतना ही था कि सेल साइकिल हमारी 4 फेजेस होते हैं, G1S G2M। G1 मेन ग्रोथ फेज होता है जिसमें डीएनए सिंथेसाइज नहीं होता है और आरएनए सिंथेसाइज होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। एस फेज में हमारा सिर्फ डीएनए सिंथेसाइज होता है और हिस्टोन बनता है। G2 फेज में वो सारी चीजें होती हैं जो G1 फेजों में और एस फेज में रह गई थी, मतलब बची हुई चीजें, और एम फेज में आकर हमारा पूरा डिवीजन का कार्यक्रम चलता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगले लेक्चर में हम इसी को, एम फेज को डिटेल में पढ़ेंगे, माइटोसिस को। तो स्टे ट्यून्ड, आई होप यू लाइक इट, थैंक यू वेरी मच।